पूरे देश को इंतजार है 1 फरवरी का। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी अपना इस साल का बजट। लेकिन इस साल का बजट कुछ खास है। खास इस लिहाज से नहीं कि चुनाव के पहले ये आखिरी बजट होगा, लेकिन खास इस लिहाज से भी है, ये तो है ही, और इस लिहाज से ये पॉपुलिस्ट या फिर पॉलिटिकल बजट होगा या फिर ग्रोथ और रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने वाला बजट, इस पर तो हम करेंगे चर्चा। लेकिन ये इंटरिम बजट भी होगा और इसमें कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो आप सोचते नहीं होंगे लेकिन हो सकते हैं, और कुछ जो आमतौर पर पूरे बजट में आपको देखने को मिलते हैं वो शायद ना देखने को मिले, लेकिन होगा इंटरेस्टिंग, होगा इम्पोर्टेंट, ये बात तय है। और इसीलिए बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ हम कर रहे हैं हमारी एक खास चर्चा, बजट और बाजार। आइए बजट पर इस खास चर्चा में मेरे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। मुझे याद नहीं आता मतलब कितने बजट मैंने आपके साथ शो कर लिए सर, अब तो मतलब 2005-06 से लेके करीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए अनिल भाई बजट की बातें करते करते। 20 साल हो गए, और 20 साल में 20 से ज़्यादा बजट हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कुछ साल ऐसे भी निकले जहाँ 2 बजट भी देखने को मिले, और इस साल भी ऐसा ही है। तो जनरली ये बताइए कि 2 बजट जिस साल में होते हैं, एक इंटरिम और एक दूसरा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, तब पूरा का पूरा फुल फ्लेज बजट, आमतौर पर इनमें क्या खास बात होती है? इस साल क्या खास होगा? जब आखिरी ओवर होता है T20 का, तो आप धुआंधार बैटिंग करेंगे, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर भी जब इलेक्शन के पहले का बजट होगा, वोट ऑन अकाउंट जिसे कहते हैं, जाहिर है कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए बात करेगी, अपना जो टारगेट वोटर बेस है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो जनरली देखा है वोट ऑन अकाउंट हमेशा एक पॉलिटिकल स्पीच ज़्यादा रहता है, और बजट ज़्यादातर के पॉलिटिकल कम इकोनॉमिकल स्पीच रहता है। तो मतलब इस बार मतलब ज़्यादा अगर पॉलिटिकली पॉपुलिस्ट चीज़ें अगर बजट में आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से गुड पॉलिटिक्स इक्वल टू गुड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, ज़रा समझाइए। हाँ, मतलब जो आपके लिए पॉलिटिकली अच्छा है वो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो सकता है। जैसे आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया लीकेजेस प्लग करने का। पहले 100 रुपये देते थे, 80-85 रुपया लीक हो जाता था, और 15-20% ही लोगों तक पहुंचते थे। करेक्ट। जनधन मोबाइल एंड आधार का कॉम्बिनेशन के जरिए आपने लीकेजेस प्लग कर दिए। तो इससे पॉलिटिकल फ़ायदा ये हुआ बिकॉज लोगों को आज वो पैसा आता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिकल फ़ायदा ये हुआ कि आपको कम पैसा खर्च करके बड़ा कवरेज मिला। तो जो चीज़ें पॉलिटिकली भी सही और इकोनॉमिकली भी सही हो, अगर वो चीज़ करे तो सोने पे सुहागा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात की। नहीं तो जनरली आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सब्सिडी का मतलब गलती, लेकिन सब्सिडी देने का तरीका अगर ये सुधार दे और सीधा जिसको वाकई में सब्सिडी मिलनी चाहिए वहीं तक पहुँचे, सीधी पहुँचे और पूरी पहुँचे, कमाल है। अच्छा, अब आते हैं बजट की कुछ खास बातों पर जिन पर नज़र रखनी है। चाहे इंटरिम बजट हो, लेकिन एक आंकड़ा जो बजट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वित्तीय घाटे का, फिस्कल डेफिसिट का। अब तक तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है कि भाई चलो पैसा खर्च करो, इकोनॉमी को ट्रैक पर लाओ, और हम ही नहीं पूरी दुनिया ये कर रही है। इस बार क्या करेंगी वित्त मंत्री? मेरे हिसाब से इस बार हमारे पास टैक्स बुओयेंसी काफ़ी अच्छी है, टैक्स कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके साथ साथ डाइवेस्टमेंट रिसीट कम होगी। तो मेरे हिसाब से जो हमारी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है बजटेड में, वो हम अचीव कर पाएंगे। अगर हम चाहे तो उसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं बाय स्पीडिंग अप डाइवेस्टमेंट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये वोट ऑन अकाउंट में और आने वाले बजट में हमें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हम कैसे अपनी फिस्कल डेफिसिट नीचे लाएंगे। सेंट्रल और स्टेट फिस्कल डेफिसिट कंबाइंड करके आज भी हाई सिंगल डिजिट है, उसे 3-4 सालों के अंदर मिड सिंगल डिजिट पे लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि वित्तीय घाटे को धीमे धीमे नीचे लाएं। अगले 2 साल का अगर रोड मैप मिल जाए कि 4-1% के आसपास लाएंगे तो बाजार उससे खुश हो जाए, बाजार खुश रहे। लेकिन फिर सवाल तो ये कि अगर घाटा काबू में करना है तो फिर कैपेक्स
क्योंकि पिछले बजट में मुझे याद है आपने कहा था बजट के तुरंत बाद, यानी भाई सबसे बढ़िया बात हुई कि इतना बड़ा खर्चा सरकार 10 लाख करोड़ से ज़्यादा करने जा रही है, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस बार क्या? सो मेरे हिसाब से हमने जो प्रथा चालू की है कि हम अपने बच्चों पे जितना कर्जा लाद के जा रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का, उतनी असेट उनके लिए छोड़ के जानी चाहिए। इस साल तकरीबन 11.5 लाख करोड़ का नेट बोरोइंग होगा और सरकार का कैपेक्स तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो एटलीस्ट अनिल भाई हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के बोल पाएंगे कि बेटा बेटी तुम्हारे लिए कर्जा छोड़ के जरूर जा रहे हैं, बट सामने असेट्स भी दे रहे हैं। ये जो हमारी प्रथा है उसे बदलना नहीं चाहिए, उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड इसीलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पहले आप रोड पे फोकस थे, फिर रोड और रेलवे हुआ, फिर रोड रेलवे और वाटर हुआ। आज उसके साथ साथ आपको थोड़ा पैसा हेल्थ और एजुकेशन इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। हमारे IITs एंड IIMs में हम बहुत अच्छे किस्म के लोग एजुकेट कर रहे हैं, बट प्राइमरी एजुकेशन में आज ही हेडलाइन पढ़ी कि 25% लोग इंग्लिश का सेंटेंस नहीं पढ़ पाए या दूसरे स्टैंडर्ड की किताब नहीं रीड कर पाए ढंग से, तो उसे हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दो और ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का फोकस थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे भी एक चीज़ क्लियर है कि चुनाव के पहले का बजट है, तो ये दो सेक्टर वैसे भी लोगों को बड़ा आकर्षित करते हैं कि यहाँ पर खर्चा करो तो लोगों को लगता है हमारे लिए ही हो रहा है। और सेम एक और जो बड़ा सरकार का वोट बैंक भी होता है, और वैसे वोट बैंक के अलावा जरूरत भी है देश की, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की। तो क्या कुछ इस बजट में उम्मीद रखी जाए जिससे कि सरकार कोशिश करेगी कि सिर्फ ग्रोथ शहरों से ना आए, गाँवों से भी आए? सो अनडाउटेबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वोटर्स के, उसमें विमेन, रूरल, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड फार्मर, ये चार बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते हैं। एंड जाहिर है कि सरकार इन चारों के ऊपर फोकस करेगी। रूरल इंडिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 50% नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में हम कैसे वैल्यू एडिशन में चले जाएं? आप हिमाचल प्रदेश से सफरजन लाके यहाँ पे बेचेंगे, रास्ते में सफरजन बिगड़ जाते हैं, कंज्यूमर को सफरजन महंगे मिलते हैं और फार्मर को कोई पैसा नहीं बनता। बट उसी एप्पल का मैं एप्पल जूस बना के बेचूँ तो वेस्टेज कम होगी, रियलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो कैसे हम एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड करते रहे, कैसे एग्रीकल्चर से एग्रो प्रोसेसिंग पे पहुँचते रहे, वो बहुत बड़ा महत्व रखेगी। एंड मुझे लगता है कि इस बजट में हमें उस चीज़ पे निवेश करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में वैल्यू एड दिखने लगे, रूरल इकोनॉमी में वैल्यू एड दिखने लगे और वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ जाए। और मिडिल क्लास के साथ थोड़ी अपर क्लास भी जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 39% टैक्स दे रहे हैं, उनको पहले से ज़्यादा टैक्स चुभता है। पहले पिछले साल सरचार्ज वगैरह के साथ 42% जाता था, कम हुआ 39%, लेकिन फिर भी लगता है कि अच्छा कंपनियों को 25%, हमको 39%, तो कुछ रिलीफ मिलेगी। सो मेरे हिसाब से टैक्स में ब्यूएंसी तो अच्छी है एंड हमें टैक्स ब्यूएंसी चालू रखनी पड़ेगी बिकॉज सामने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है। बट आज की तारीख में भी अनिल भाई देखे तो जो टैक्स का बर्डन है वो कुछ लोगों पे ज़्यादा है, जैसे सैलरीड क्लास हुआ, कुछ लोगों पे बहुत ही कम है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन्स हुए। तो हम किस तरह ये टैक्सेशन के लूप होल्स को प्लग करते जाए। पिछले साल हमने मार्केट लिंक डिबेंचर्स के लूप होल्स को प्लग किया। मेरे हिसाब से 10-15 अच्छे हमारे दोस्तों को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कैसे हम ये टैक्सेशन के रूल्स को ऐसे बनाए ताकि उसमें लूप होल्स नहीं हो, टैक्सेशन का बर्डन इक्वल रहे। मतलब रेट कम करो, टैक्स का दायरा बढ़ाओ। यस, ये ऐसा कुछ न कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंप्लायंस बढ़ाते जाओ और रेट कम करते जाओ। क्योंकि अब तो सबको ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि भाई हमारा भी टैक्स इतना तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन टैक्स के एंगल से एक और समस्या है जो आपकी इंडस्ट्री की है कि इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स
दोनों के बीच में टैक्स का मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाएं तो नो डाउट रिस्क ज़्यादा होती है, इसलिए आपको टैक्स कम देना होता है, लेकिन डेट में अब वो आकर्षण रहा नहीं और बैंक्स की डिपॉजिट भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कम होती दिख रही है। क्या कुछ वहाँ पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है? अनडाउटेबली अनिल भाई, आपने एकदम सही मुद्दा पकड़ा। आज की तारीख में सेविंग्स इक्विटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है बिकॉज एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अच्छा लगता है, बट दूसरा पोस्ट टैक्स रिटर्न और भी अच्छा लगता है। और डेट मार्केट हमारी एक स्टेप चाइल्ड की तरह है। उसको लग रहा है कि मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा। एंड अगर टैक्स में इतना डिफरेंस रहा, ऊपर में 39% और इक्विटी में 10%, ऑफ कोर्स इक्विटी में एसटीटी भी होता है, बट फिर भी वो गैप इतना बड़ा है कि लोगों का पैसा डेट की जगह इक्विटी की तरफ जाता रहेगा। तो हमें अपनी मार्केट को कितना हम डीप कर सके और कैसे उसे बैलेंस कर सके। गाड़ी एक पहिए पे तो नहीं चलेगी, सिर्फ इक्विटी के पहिए पे तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं बनेगी, डेट का पहिया भी चाहिए। और इसीलिए डेट मार्केट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये जो इतना बड़ा टैक्स गैप है उसे कम करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि अल्टीमेटली सारा काम इक्विटी से नहीं चल सकता। जहाँ डेट चाहिए कंपनियों को ग्रो करने के लिए, वो तो चाहिए ही, हर जगह इक्विटी थोड़ी लगेगी। एंड हमारे गुजराती में एक कहावत है, घरना छोकरा घंटी चाटे अने उपाध्याय ने आटो। सो घर के लड़के को आप भूखा रख रहे हैं, वो बेचारे घंटी चाट रहे हैं, और जो आटा बना वो आप गांव वालों को दे रहे हैं। तो डिविडेंड टैक्सेशन हमारे वहाँ पे कुछ इस कहावत के हिसाब से है। जो लोकल निवेशक है वो डिविडेंड के ऊपर पूरा टैक्स भर रहे हैं। करेक्ट। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको डबल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है एफपीआई की डिविडेंड के ऊपर और लोकल के डिविडेंड के ऊपर, वो हमें कम करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसको कम करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ भी लगा दें या वहाँ भी बढ़ा दें, हमारा कम करें। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो ये थोड़ा सा डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन है, डेट फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे जो हायर टैक्सेशन रेट्स हैं, इनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हैं, बाज़ार में जो इक्विटी का कल्चर आया है, बना रहे, और पहली बार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि वाकई में हमारे इन्वेस्टर्स की भी ताकत दिख रही है। सरकार को इसे बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सो इक्विटी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अब हमें इससे भी बड़ा जो एक फोर्स है, जो एक सोया हुआ कुंभकर्ण है, उसको जगाने की ज़रूरत है। अनिल भाई, भारत में कितना सोना है वो किसी को नहीं पता। करेक्ट। कोई कहता है 25,000 टन है, शायद 50,000 टन होगा, क्या पता। बट एक बात तय है, हमारे सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा सोने में अटका पड़ा है। ये किसी के तिजोरी में बंद है, किसी के बैंक लॉकर में बंद है। कैसे हम इस सोए कुंभकर्ण को जगाएं? ऐसे कौन से नगारे बजाए कि ये पैसा भारत की ग्रोथ के लिए काम आने लगे। एंड सरकार को इसके ऊपर अलग एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। ये अगर सोया कुंभकर्ण भी हमारे साथ खेलने लगे तो मेरे हिसाब से ग्रोथ की रफ्तार 1-2% बढ़ सकती है। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि लोगों का जमा हुआ गोल्ड बाहर आए, कुछ ऐसी प्रोडक्टिव ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, गोल्ड में नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी पूंछ मरोड़ी जाए कि लोग गोल्ड में लगाना बंद कर दें। अब दोनों में से कौन सी होगी? सर, पुश एंड पुल दोनों करिए। दोनों करिए। हमें गोल्ड इंडस्ट्री को कम नहीं करना है, बट हमें तो ये जो लॉक्ड सेविंग से उसको अनलॉक करना है। मतलब यूज़ के लिए आपको गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए समझ में आता है, लेकिन बिना मतलब भर के सिर्फ गोल्ड भर के रखे, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। एक और चीज़ जिस पे मैं जानना चाहता हूँ, आमतौर पर इस बजट में जो शायद देखने को मिले हर बार बजट की तरह, डिफेंस, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सरकार का फोकस बहुत ही अलग तरीके से डिफेंस पे बढ़ा है। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या यहाँ पर सरकार कुछ बड़ा करने की सोच सकती है? सो डिफेंस में अनिल भाई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप चीज़ें लोकली बनाएंगे तो सस्ती बनेगी, और जो खर्चा होगा उसका बेनिफिट भी लोकल इकोनॉमी में बनेगा। एंड आज मेरी कंपनीज अगर हमें सप्लाई कर रही है तो कल को उठ के दुनिया को भी सप्लाई करना चालू कर सकती है। तो सरकार ने 2 चीज़ें अच्छी की। एक पूरा रिजर्वेशन कर दिया कि ये आइटम सिर्फ हम डोमेस्टिकली खरीदेंगे। दूसरा, उन्होंने
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दी, डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज की पार्टनरशिप कर दी। इन दोनों चीज़ों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि खर्चा बढ़ाए बगैर उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ रही है। इंपोर्ट करने की जगह पे हम लोकल खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट्स मार्केट तय कर रही है। एंड आज की तारीख में गर्व की बात है कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स है या एक्सप्लोजिव्स है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो डिफेंस पर काफ़ी कुछ काम हो सकता है, बजट में उम्मीद भी कर सकते हैं। रिफॉर्म्स के लिहाज से वैसे इंटरिम बजट है, लेकिन क्या उम्मीद करें कि सरकार कुछ रिफॉर्म्स को लेकर ऐलान कर सकती है, और यदि हाँ तो, या फिर यूँ बताएं कि कहाँ करने की ज़रूरत है? जो सबसे बड़ा रिफॉर्म अब मतलब प्रायोरिटी पे लाने जैसा है वो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर के अंदर हम कैसे डिफेंस जैसा काम कर पाए कि खर्चा नहीं बढ़े बट प्रोडक्टिविटी और इफ़िशिएंसी बढ़ जाए। क्या एजुकेशन में डिजिटल एडॉप्शन करके हम उसकी कवरेज बढ़ा दें, क्वालिटी बढ़ा दें। हेल्थ केयर में कैसे हम डिजिटल टूल्स अपना के एक क्वालिटी ऑफ जो केयर है वो अर्बन और रूरल इंडिया के बीच में ब्रिज कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर रोड मैप बनाना चाहिए। और जैसे यूपीआई लॉन्च करके पेमेंट सिस्टम में भारत अग्रेसर बन गया, वैसे ही डिजिटल एजुकेशन एंड डिजिटल हेल्थ केयर में हमें अपनी यूपीआई बना के दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, हेल्थ केयर और एजुकेशन, अगर इन दो में डिजिटलाइजेशन हो जाए तो कहना ही क्या बहुत बढ़िया होगा। लेकिन एक और स्पेस है जो भी दुनिया को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है, वो ये कि थोड़ा आसपास का माहौल क्लीन रहे, एनवायरनमेंट ग्रीन रहे। तो ग्रीन क्लीन एनर्जी और साथ ही कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या लगता है सरकार का फोकस बना रहेगा सर? बचपन में अनिल भाई हम लोग एसटी स्टैंड जाते थे तो बस के ऊपर पाटिया नहीं लगता था कहाँ जा रही है, हम लोग जाके अपना टुवाल या रुमाल रख देते थे। करेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी भी कुछ ऐसी स्पेस है, हमें हर जगह पे अपना पाँव रखना है। चाहे सोलर एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन चलेगा, हमें नहीं पता। सरकार को हर चीज़ को एनकरेज करना चाहिए ताकि जो बस चले उसमें फिर हम बैठ पाए, बिकॉज अपना रुमाल वहाँ पे लगा होगा। अपने मतलब जगह पक्की कर लो, बस जगह पक्की कर लो। एक और चीज़ जहाँ जगह पक्की हुई है हिंदुस्तान की, और वो है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीज़ें जो हुई है, क्या कुछ और बड़ा करने की ज़रूरत है इस बजट में सरकार की तरफ से? अब हमने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की है अनिल भाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कैसा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे अगर थोड़े स्क्रू लूज हो गए हैं तो उसे टाइट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के आसपास थे, आज वो हमसे 6 गुने बड़े हो गए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग की बस में वो बैठ गए, हम बस स्टैंड पे ही खड़े रहे। आज बस वापस आई है। तो विजन तो पीएलआई स्कीम का बहुत अच्छा है, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही बढ़िया होना चाहिए। मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम देख रहे हैं पीएलआई स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है। टेक्निकल फाइबर में पहले स्कीम उतनी अच्छी नहीं थी, बट तोड़ मरोड़ के हमने उसे अच्छा कर दिया है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, इसमें जो पीएलआई स्कीम है उसको हमें और थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन की पीएलआई स्कीम चलाई है, जैसे टॉयज़ की पीएलआई स्कीम चलाई है, वही बेंचमार्क, वही इफ़िशिएंसी बाकी सारी पीएलआई स्कीम में लाने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग। नीरज भाई, एक सवाल आपसे, जिसे आप एक तरह से आप सेकंड लास्ट मान सकते हैं, लास्ट तो नहीं, क्या कुछ इस बजट में आपको दिखे तो आप कहेंगे कि ये बजट अच्छा है, और क्या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको कहेंगे कि ख़राब बजट है? अगर हमने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ छोड़ दिया तो मेरे हिसाब से वो अच्छा बजट नहीं होगा। आज हमारे पास मतलब रन्स स्कोर पे लगे हुए हैं, विकेटें भी हाथ में है, मैच जीतने के अपने पूरे अच्छे चांसेस हैं। तो इस वक्त ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई शॉट नहीं खेलना चाहिए कि विकेट फोकट में चली जाए। एवरेज बढ़ाओ, विकेट कम रखो, नेट रन रेट ऊपर रखो। और इस बजट में अगर हम इंडिया की
प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सके, चाहे सोने को जमीन में से, तिजोरी में से निकाल के इकोनॉमी में लेके आए, चाहे डिफेंस में कम खर्चा करके ज़्यादा लागत ले पाए, चाहे एजुकेशन या हेल्थ केयर में हम यूपीआई जैसी ऐसी कोई डिजिटल प्रॉपर्टी बना ले जो दुनिया में अग्रसर हो जाए, ऐसा कोई शॉट मारे कि लोग वाह वाह करे कि क्या शॉट मारा है। बिल्कुल, कुछ तो ऐसा काम हो जिससे कि बॉल आउट ऑफ द पार्क जाए। आखिरी सवाल नीलेश भाई, काफ़ी लोग बाजार में पैसा लगा कर बैठे हैं, आपके फंड के इन्वेस्टर हैं, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डायरेक्ट पैसा लगाने खुश है। लाइफ हाइपर मार्केट, और वाकई में एक साल में तो जिस तरह का काम हुआ है मार्केट में तो क्या कहना। तो उन्हें ये भी लगता है कि बजट के पहले मार्केट हाई पर है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें क्या, निकल जाएं क्या, वापस देखेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पैसा या तो पूरा लगाया नहीं या लगाना बाकी है, इंतज़ार कर रहे हैं मौके का कि बजट निकल जाए तब लें, बजट के पहले लें, बाद में लें। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बुक करना चाहते हैं, और जो अब लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? अनिल भाई, अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लगा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में गलत नहीं है, और आपकी ज़रूरत से कम लगा है तो इस लेवल पे भी निवेश करने में कोई हर्जा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए, मोमेंटम में नहीं। निवेश करिए, ट्रेडिंग नहीं। एंड थोड़ा मतलब लंबी अवधि रखिए। ये मार्केट एक साल के अवधि से निवेश करने जैसा नहीं है, 3 से 5 साल का व्यू लेना जरूरी है। नहीं रखेंगे तो मार्केट अपने आप लंबी अवधि का निवेश तो मार्केट आपको लंबा कर देगा। लेकिन पैसा दोनों में बनेगा, इक्विटी में भी और डेट में भी। पैसा दोनों में बनेगा, इक्विटी और डेट में भी। चलिए, तो ये राय नीलेश भाई की तरफ से कि पैसा लगाने का भी वक्त है, और पैसा अगर आपने अच्छा कमाया थोड़ा बुक करना चाहें तो भी हर्ज नहीं, लेकिन 1 से 3 साल के व्यू के साथ अगर आप इस बाजार में उतरना चाहते हैं तो अब भी मौके हैं, और इस बजट में भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके काम का होगा। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।